विष्णु सुरभि को घूर कर कहता है, स्टेचू बन खड़ी रहना, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। विष्णु की आंखों में गुस्सा देख सुरभि मासूमियत से अपना सिर नीचे झुका लेती है। विष्णु अपने कदम आगे बढ़ाकर सुरभि के बिल्कुल करीब आ जाता है। वो सुरभि के झुके चेहरे को एकटक निहारते हुए उसके कंधे से उसका पल्लू धीमे धीमे नीचे सरकाने लग जाता है। विष्णु सुरभि के इतने नज़दीक था कि उसकी गर्म सांसें सुरभि को अपने होठों पर महसूस हो रही थीं। सुरभि कसकर अपनी आंखें बंद करती है तो उसकी आंखों से आंसू की बूंदें झड़ जाती हैं और विष्णु के वो हाथ पर ठहर जाती हैं जिससे वो सुरभि का पल्लू खींच रहा था। उन बूंदों का एहसास अपने हाथ में महसूस करते ही विष्णु अपनी हथेली की ओर देखता है जहाँ सुरभि के आंसुओं की बूंदें ठहरी हुई थी। विष्णु एक नज़र सुरभि को देखता है जो खुद में ही सिमट जाना चाहती थी। वो आंखें बंद किए हुए थी और अपने चेहरे को जितना हो सकता था नीचे झुकाए हुए थी। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थीं। विष्णु को इस बात का एहसास होता है कि सुरभि को उसके करीब आने से प्रॉब्लम हो रही है। वो काफ़ी असहज महसूस कर रही है, इसलिए वो सुरभि का पल्लू वापस उसके कंधे पर रखते हुए उससे 2 कदम पीछे होता है और ख़ुद को गिल्टी महसूस करते हुए कहता है, मैं किसी मेड को भेजता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। इतना सुनते ही सुरभि के चेहरे से घबराहट के बादल छटने लगे थे। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है, लेकिन तब तक विष्णु वहां से जा चुका था। विष्णु चला गया है यह देखकर सुरभि की सांसें लौट आती हैं। वो गहरी सांस लेते हुए कहती है, ओ गॉड, पता नहीं आज इस डेविल राय को क्या हो गया है। ऐसे तो मेरे सारे सपने जलाकर राख कर दिए और आज मेरे थोड़े से हाथ क्या जल गए। बड़ी फिक्र दिखा रहा है। सुरभि अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है, अकड़ू कहीं का। डाइनिंग टेबल में खाना लग चुका था और सब एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। विष्णु के हाथ प्लेट और चम्मच के बीच अटके हुए थे। ना तो वो खा रहा था ना कुछ कह रहा था, बस चम्मच को अपने हाथ में लिए किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी दादी विष्णु को ध्यान से देखते हुए कहती हैं, सब ठीक है ना बेटा। दादी की आवाज़ सुनकर विष्णु अपनी सोच से बाहर आते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, सुरभि को भी यहीं बुला लो, हमारे साथ वो भी नाश्ता कर ले। विष्णु अचानक बोल पड़ता है, कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने कमरे में खा लेगी। उसे ज़्यादा प्यार और हक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुमनाम रहने दीजिए उसे। निर्मला जी, दादी और नैना गंभीर भाव लिए एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद दादी कहती हैं, मौत के डर से कोई जीना नहीं छोड़ देता विष्णु। सब जानते हैं कि एक दिन मरना है, पर क्या कोई ऐसा होगा जो अपने लिए ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हो? क्या कोई ऐसा होगा जो मौत के डर से अपने आने वाले कल के लिए सपने नहीं संजोता होगा? विष्णु एक नज़र गहराई से दादी की ओर देखता है और फिर अपनी नज़रें फेर लेता है। दादी नैना और निर्मला जी की ओर देखते हुए गंभीरता के साथ कहती हैं, मैं सिर्फ विष्णु से ही नहीं, तुम दोनों से भी कह रही हूँ। सुरभि अच्छी लड़की है, वो हमें धोखा नहीं देगी। एक बार उस पर भरोसा करके देख लेते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो बच्ची किसी का दिल नहीं तोड़ेगी। दादी की बात सुनकर सब खामोश थे। सबके चेहरे पर उलझन के भाव दिखाई दे रहे थे। निर्मला जी दादी की बात से सहमत होते हुए कहती हैं, मेरा दिल भी यही कह रहा है, लेकिन ना जाने क्यों हिम्मत नहीं हो रही अब किसी पर भी भरोसा करने की। क्योंकि 7 साल पहले जो हुआ था, अगर फिर से जिंदगी ने वही सब दोहराया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। निर्मला जी की आंख से आंसू का एक कतरा बह जाता है। नैना उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, दादी सही कह रही है माँ, सुरभि अच्छी है और धोखा देगी इस डर से कहीं हम एक सच्ची लड़की को खो न दें। शायद वो हमारे इस घर को, इन रिश्तों को और भाई को सबको संभाल ले। फिर सोचिए कितना खुशनुमा होगा ये इस घर का माहौल। जिन लम्हों के लिए इतने सालों से तरस रहे हैं, शायद सुरभि वो लम्हे हमें दे सकती है। नैना की बात पूरी होते होते विष्णु तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। निर्मला जी, नैना और दादी तीनों उदास चेहरे लिए एक दूसरे को देखती हैं। निर्मला जी मुंह बनाते हुए कहती हैं, हम तो सुरभि पर भरोसा करके उसे अपना लेंगे, लेकिन विष्णु। दादी अपनी बात को अधूरा छोड़ देती हैं, लेकिन उनके कहे बिना ही नैना और निर्मला जी समझ चुकी थी कि वो क्या कहना चाह रही हैं। दूसरी ओर सुरभि उदास सी बैठी हुई थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो अपने मन में कहती है, हाँ सही थे तो कम से कम कुछ काम करके ही टाइम पास कर लेती थी। अब तो बहुत बोरिंग फील हो रहा है। क्या लाइफ हो गई है तेरी सुरभि। इस डेविल राय ने जिंदगी का कबाड़ा कर दिया। इतने में सुरभि के कमरे का गेट नॉक होता है। सुरभि मुड़कर दरवाजे की तरफ देखती है तो निर्मला जी खड़ी थी।
सुरभि अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है तो निर्मला जी उसके पास आकर बैठती हैं और उसे भी अपने पास बैठाती हैं। सुरभि उनके चेहरे के गंभीर भाव को पढ़ने की कोशिश करते हुए उनकी ओर देख रही थी। निर्मला जी सुरभि की तरफ देखे बिना कहती हैं, कैसी हो अब? जी ठीक हूँ, सुरभि साधारण सा जवाब देती है। निर्मला जी सुरभि की ओर देखती हैं और हल्के से अपना हाथ उसके सर पर रखते हुए कहती हैं, मैं जानती हूँ विष्णु ने तुमसे शादी अपने किसी मकसद के लिए की होगी, शायद तुम्हें कोई सजा देने के लिए या फिर कुछ और, क्योंकि सच्चाई ये है कि विष्णु का शादी प्यार और रिश्तों पर से भरोसा बहुत पहले ही उठ चुका है। सुरभि कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप निर्मला जी की बातें सुन रही थी। निर्मला जी प्यार से सुरभि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, पता नहीं क्यों तुम्हारे इस मासूम चेहरे ने मेरे नाउम्मीद दिल में उम्मीद की एक किरण बिखेर दी है। एक ललक सी मन में जग उठी है कि मेरा विष्णु भी सबकी तरह नॉर्मल जिंदगी जिएगा, जिसकी जिंदगी में भी प्यार होगा, खुशियाँ होगी, एक हमसफर होगा जो उसे प्यार करेगा। निर्मला जी की बातें सुनकर सुरभि का मुंह बन जाता है, लेकिन वो निर्मला जी की आंखों में एक उम्मीद देख रही थी जिसे वो तोड़ना नहीं चाहती थी। वो बस बिना मन के हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन मन ही मन खुद से कहने लगती है, ना तो वो डेविल रहा है और ना ये परिवार मुझे समझ में आ रहा है। आखिर हुआ क्या था इन लोगों के साथ जिसका जिक्र ये हर वक्त करते रहते हैं और मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों लगा रहे हैं कि मैं उस डेविड राय की ज़िंदगी में खुशियां भर दूंगी। मेरा बस चले तो मैं उसकी ज़िंदगी में दुनिया भर के कांटे भर दूं। सुरभि अपने मन ही मन विष्णु पे गुस्सा हुए जा रही थी। तभी निर्मला जी मुस्कुराकर कहती हैं, कहाँ खोई हुई हो? सुरभि नाम में अपना सिरेला देती है। निर्मला जी अपनी जगह से उठकर कहती हैं, आराम करो। निर्मला जी के वहाँ से जाते ही सुरभि चुपचाप जाकर बिस्तर में लेट जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसका मुंह बन जाता है और वो उठकर सोफे पर लेट जाती है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। सुरभि के हाथ पहले से ठीक हो चुके थे और उसके हाथों से अब पट्टियां भी हट चुकी थीं। इस दौरान सबने सुरभि का ध्यान रखा था। दादी, नैना और निर्मला जी ने अपनी बेरुखी बुलाकर सुरभि की परवाह की थी। ये परिवार चाहता तो नहीं था कि सुरभि को अपनाएं या उसे प्यार दें, लेकिन सुरभि की इनोसेंस ने उन्हें पिघलने पर मजबूर कर दिया था। नैना और निर्मला जी ने कोशिश तो बहुत की थी कि वो लोग सुरभि को इस घर का हिस्सा नहीं बनाएंगे, लेकिन उनकी यह कोशिश सुरभि की मासूमियत और अच्छाई पर फीकी पड़ गई। इधर विष्णु जितना हो सकता था सुरभि से दूर ही रहता था। वो जानता था कि अगर वो सुरभि की ओर अपने कदम बढ़ाएगा तो फिर उसके लिए अपने कदम पीछे खींचना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कहीं ये कदम उसे उसी बर्बादी की ओर ना खड़ा कर दें जो अतीत में उसके साथ हो चुकी थी। सुरभि को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विष्णु उससे दूर रहता है, बल्कि वो तो सुकून में रहती थी कि कम से कम उसे डेविल राय का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन सुरभि को अभी तक इस बात की भनक भी नहीं लगी थी कि विष्णु के दिल में उसके लिए कौन से जज्बात पनप चुके हैं जिन्हें वो छुपाए घूम रहा है। सुबह सुबह सुरभि की आंख खुलती है तो वो देखती है विष्णु बिस्तर में नहीं है। वो चुपचाप फ्रेश होने के लिए चली जाती है। सुरभि फ्रेश होकर बाहर आती है, तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है। यह मैसेज अर्णव का है। यह देखकर सुरभि के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। दी, इतने दिन हो गए, कम से कम एक बार तो मिलने आ जाओ। मैं जानता हूँ मम्मी पापा आपसे नाराज हैं, लेकिन जब तक मिलोगी नहीं तब तक उनकी नाराजगी दूर कैसे होगी? वो भी मन ही मन आपको बहुत याद करते हैं। प्लीज एक बार आ जाओ। अर्णव का मैसेज पढ़कर सुरभि की आंखें नम हो जाती हैं। अपने परिवार के साथ बिताए एक एक पल, सारी हंसी टिटोली, मस्ती मजाक उसे याद आने लगती है। सुरभि मन ही मन कुछ डिसाइड करती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। इधर विष्णु घर के बैक एरिया में बने जिम में पसीने बहा रहा था। उसके सामने पंचिंग बैग लटक रहा था और विष्णु बिना ग्लव्स पहने ही उस पर मुक्के बरसाए जा रहा था। उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। उसकी बनियान पसीने के कारण उसकी बॉडी में चिपक गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो आज अपने अंदर की सारी फ्रस्ट्रेशन अपने पसीने के साथ बाहर निकाल देना चाहता था। वो फीलिंग्स जो उसे परेशान किए हुए है उन्हें मार देना चाहता है। अपने उमड़ते हुए जज्बातों को अपने अंदर ही दफन कर देना चाहता था। सुरभि कुछ पलों से चुपचाप खड़ी थी। वो हिम्मत करके यहाँ तक आ तो गई थी, लेकिन विष्णु का यह रूप देखने के बाद अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। वो दबे पांव पीछे पलटती है और वापस जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है कि तभी विष्णु की कड़क आवाज उसके कानों में पड़ती है, रुको। सुरभि कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और मुंह बनाते हुए सोचने लग जाती है।
सुरभि, क्या जरूरत थी तुझे यहाँ आने की? अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली तूने। विष्णु ने सुरभि को देखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया था। सुरभि की खुशबू ने उसे इस बात की खबर कर दी थी कि वो यहाँ पर मौजूद है। विष्णु अपने हाथ में एक टॉवल लेकर अपने चेहरे को पोंछता है और फिर अपने हाथों को क्लीन करते हुए सुरभि की ओर अपने कदम बढ़ाने लगता है। सुरभि ने विष्णु की तरफ अपनी पीठ की हुई थी और मनी मन सारे देवी देवताओं से प्रार्थना कर ली थी कि विष्णु नाम की इस मुसीबत से वो निकाल सके। विष्णु सुरभि के पीछे उसके करीब खड़े होकर कहता है, यहाँ क्या कर रही हो तुम? सुरभि विष्णु की तरफ अपनी पीठ किए हुए कहती है, कुछ भी नहीं, मैं तो बस गलती से यहाँ। सुरभि शब्दों को सोच सोच कर बोल रही थी कि अचानक विष्णु उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाता है। सुरभि घबराते हुए विष्णु की तरफ देखती है तो विष्णु उसे घूरते हुए कहता है, मेरी जासूसी करने आई थी यहाँ? सुरभि नामी अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं गलती से इधर आ गई थी। विष्णु अपना चेहरा सुरभि के चेहरे की ओर झुकाते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहता है, पक्का? विष्णु और सुरभि की सांसें आपस में टकरा रही थी। सुरभि अपना चेहरा पीछे की ओर करते हुए कहती है, जी पक्का। सुरभि और विष्णु के होठों के बीच शायद 1 इंच का फासला रहा होगा। सुरभि काफ़ी असहज हो रही थी, लेकिन विष्णु के लिए कितना कठिन था खुद को रोक पाना, यह इस वक्त सिर्फ विष्णु ही समझ सकता था। सुरभि एक नज़र विष्णु की नज़रों की गहराई में झांकती है और फिर अपनी नज़र झुकाते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन विष्णु उसकी कलाई पकड़ लेता है और झटके से अपनी ओर खींचता है। सुरभि विष्णु के सीने से जा टकराती है। वो अपना सिर उठाकर सहमी हुई नज़रों से विष्णु की ओर देखने लग जाती है। विष्णु उसे घूरते हुए कहता है, सीधे सीधे बोलो, क्या कहने आई थी? क्योंकि इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ कि जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो तुम गलती से भी मेरे पास नहीं आ सकती। अब जल्दी से बताओ क्या हुआ है। सुरभि अपनी तेज चल रही सांसों को कंट्रोल करते हुए कहती है, मुझे घर जाना है। इतना सुनते ही विष्णु की भौहें आपस में जुड़ जाती हैं। सुरभि पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए सुरभि उससे 2 कदम दूर हो जाती है और उसके जवाब के इंतजार में उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगती है। विष्णु खामोश है ये देखकर सुरभि हिम्मत करके कहती है, माँ पापा से मिलना है, वो मुझे मिस कर रहे हैं। मैं भी उन्हें बहुत याद कर रही हूँ। क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ? विष्णु सुरभि की तरफ अपनी पीठ करते हुए कहता है, नहीं। विष्णु का जवाब सुनकर सुरभि का चेहरा उदास हो जाता है। वो रुंधे हुए गले से कहती है, प्लीज़ सिर्फ एक बार मैं उनसे। विष्णु झटके से सुरभि की ओर पलटता है और अपनी आंखों में अंगार लिए उसे घूर कर कहता है, कह दिया ना, नहीं तो नहीं, जाओ अपने कमरे में। सुरभि विष्णु की ओर देखती रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू झरने लग जाते हैं। उसने झूठी ही सही लेकिन विष्णु से एक उम्मीद लगा रखी थी कि शायद विष्णु उसे उसके माँ बाप से मिलने की इजाज़त दे दे, लेकिन विष्णु ने एक झटके में उसकी यह उम्मीद तोड़ दी, जिससे सुरभि को बहुत दुख हो रहा था। विष्णु सुरभि के बिल्कुल नज़दीक आकर उसे अपनी लाल आंखों से देखकर कहता है, ये जो मायके वाले होते हैं ना, असली विलेन वही होते हैं, घरों को बर्बाद करने का जरिया होते हैं। और तुम अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा लो, अगर चाहती हो कि तुम्हारे माँ बाप और भाई की ज़िंदगी बिना किसी मुसीबत के कट जाए तो मेरी बात ना मानने की हिम्मत मत करना। नाउ गो टू योर रूम। सुरभि की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लग जाते हैं। वो नम आंखों से विष्णु को देखती है और दौड़ते हुए वहां से चली जाती है। सुरभि का वो आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा विष्णु के दिल में एक चुभन सी पैदा कर रहा था। उसे एक टीस महसूस हो रही थी। उसे अब सुरभि को दर्द देना खल रहा था, लेकिन वो चाह कर भी अपने अतीत के जख्मों को भुला नहीं पा रहा था। विष्णु खुद को काबू नहीं कर पाता और एक जोर का पंच दीवार में मारता है। शाम ढल रही थी। सुरभि अपने कमरे से बाहर निकलती है और सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आती है। वो देखती है कि नैना, निर्मला और दादी नीचे हॉल में इधर से उधर चहलकदमी कर रही हैं। सुरभि अपनी बहुएं सिकोड़ते हुए उन लोगों को देखने लग जाती है। तभी कार रुकने की आवाज़ सुनाई देती है और नैना दरवाजे के पीछे होते हुए कहती है, आ गए, रेडी। दादी और निर्मला जी मुस्कुरा देती हैं और हमें अपना सिर हिला देती हैं। जैसे ही हॉल का दरवाज़ा खुलता है, नैना के हाथ में ली हुई सेलिब्रेशन गन से एक जोर की आवाज़ होती है और चारों तरफ झिलमिलाते हुए रंग बिरंगे तिनके उड़ने लग जाते हैं। दादी, निर्मला और नैना तीनों ताली बजाकर हर्ष के लिए हैप्पी बर्थडे गाने लग जाते हैं। हर्ष कुछ देर तक बिना किसी भाव के चुपचाप खड़ा रहता है
और फिर आकर सोफे में बैठ जाता है और उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, यह कोई सेलिब्रेशन का दिन थोड़ी है, जाने दीजिए। नैना आकर हर्ष की बगल में बैठ जाती है और नाक से खोड़ते हुए कहती है, भाई आपका हमेशा यही डायलॉग रहता है। अरे आपका बर्थडे आपके लिए भले ही स्पेशल ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। प्लीज सेलिब्रेट करते हैं ना भाई। हर्ष मुंह बनाए हुए बैठा रहता है। वो चाहकर भी अपने दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहा था। आखिर उसे जन्म देते ही उसकी माँ की डेथ हो गई थी, तो कैसे वो इस दिन जश्न मना सकता था। सुरभि चुपचाप खड़ी सबको देख रही थी। वो हर्ष की जिंदगी के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन इतना समझ चुकी थी कि आज हर्ष दुखी है। तभी नैना की नज़र सुरभि पर पड़ती है। उसके दिमाग में जैसे कोई आइडिया आया हो। वो खुश होते हुए सुरभि के पास जाती है और उसके कान में कुछ कहती है। सुरभि आंखें बड़ी करते हुए धीरे से कहती है, क्या कह रही हो नैना? यह मुझसे नहीं हो पाएगा। नैना सुरभि के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए नाक से कोड़कर कहती है, प्लीज। सुरभि बिना मन के ओके कहती है। नैना दौड़ते हुए अपने रूम में जाती है। हर्ष अभी भी मुंह लटकाए चुपचाप बैठा था। दादी और निर्मला जी भी आकर चुपचाप बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में नैना आकर सबके सामने स्टाइल में खड़ी हो जाती है। सब धीरे धीरे करके अपना सिर उठाते हुए नैना को नीचे से ऊपर तक देखने लगते हैं। नैना का लुक देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो पूरा लड़कों के गेटअप में थी। उसके सर पर ब्लैक हैट थी। उसने वाइट शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक जैकेट डाल रखी थी। साथ में ब्लैक पैंट भी पहन रखा था, ब्लैक शूज, और उसके साथ एक नकली मूछ भी चिपका रखी थी। हर्ष की हंसी छूट जाती है, लेकिन नैना सुरभि के करीब जाते हुए लड़कों वाले इमोशन में उसे देखती है और फिर धीरे से उसकी कमर में चुटकी काट देती है। तेज आवाज में एक सॉन्ग प्ले होने लगता है। चुटकी जो तूने काटी, चोरी से काटी है, यहाँ वहाँ रूठी हूँ मैं तुझसे, रूठी हूँ मुझे मना ले, वो जाने जा। सुरभि के राउंड लगाते हुए नैना उसके गालों में उंगली फिराते हुए लिपसिंग करती है। छेड़ेंगे हम तुझको लड़की तू है बड़ी वो बाट, उलाला उलाला। नैना और सुरभि दोनों बाहों में बाहें डाले हुए खुलकर डांस कर रही थी और हर्ष के होंठ इतने खिले हुए थे कि उसकी सारी बत्तीसी बाहर दिख रही थी। दादी और निर्मला जी भी नैना और सुरभि की इस नौटंकी पर हंसे बिना नहीं रह सकी। सुरभि नैना के गालों को किस करते हुए उसके सीने में प्यार से हाथ की मुट्ठियां मारती है। नैना सुरभि की कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए लिपसिंग करती है। सुरभि अपने दोनों हथेलियों के बीच अपना चेहरा छुपा लेती है और शर्माने की एक्टिंग करते हुए लिपसिंग करती है। नैना और सुरभि एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए डांस कर रहे थे और हर्ष हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। दादी और निर्मला जी भी उन दोनों की इस बचकानी हरकत पर हंस रही थी। सुरभि नैना की बाहों से जैसे ही दूर होती है, अचानक वो पीछे की तरफ से किसी से टकरा जाती है। वो जल्दी से पलटकर देखती है तो उसके पीछे विष्णु था। विष्णु को देखते ही सुरभि की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। विष्णु की आंखें गुस्से में लाल थीं। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वो तब से यहाँ मौजूद है जब से नैना और सुरभि ने अपनी नौटंकी शुरू की थी। सुरभि बड़ी मुश्किल से अपना थूक अंदर करते हुए नैना की ओर देखती है, तो उसकी सहमी हुई नजरें देख सुरभि मनी मन सोचने लग जाती है, इसके तो खुद ही तोते उड़े हुए हैं, ये क्या बचाएगी मुझे डेविल राय से। सुरभि फिर दादी और निर्मला जी की ओर देखने लग जाती है। दादी कुछ कहती उससे पहले ही विष्णु कसकर सुरभि की बाजू पकड़ता है। सुरभि सहम जाती है। विष्णु की पकड़ इतनी सख्त थी कि सुरभि को अपने शरीर में किसी भारी पत्थर के नीचे दबे होने का एहसास दिला रही थी। हर्ष अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और विष्णु की ओर देखते हुए कहता है, विष्णु ये दोनों बस। हर्ष अपनी बात कह पाता इससे पहले विष्णु अपने हाथ की उंगली हर्ष को दिखाता है और सुरभि को पकड़े हुए आगे बढ़ता है। विष्णु नैना के पास जाकर एक नज़र उसे अपनी काली आंखों से घूरता है तो वो डरते हुए अपने कदम पीछे लेती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। विष्णु सुरभि के चेहरे को देखता है जो इस वक्त काफी सहमा हुआ था। विष्णु तेजी के साथ सुरभि की बाजू पकड़े हुए उसे कमरे की ओर ले जाता है। हर्ष, दादी और निर्मला जी एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। विष्णु झटके से कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर आकर सुरभि की बाजू छोड़ता है। सुरभि खुद को संभालते हुए अपनी बाजू को सहलाने लग जाती है। विष्णु उसके करीब आकर उसके चेहरे को घूरता है। ये क्या नौटंकी कर रही थी नीचे? सुरभि घबराते हुए कहती है, वो मुझे नैना ने कहा ऐसा करने के लिए। वो आज हर्ष का बर्थडे था तो उसे खुश करने के लिए वो नैना ने।
विष्णु सुरभि के बिल्कुल करीब आ चुका था और उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे खुद से चिपका लेता है और गुस्से भरी निगाहों से उसके चेहरे को घूरते हुए कहता है, मेरे परिवार को इन खुशियों की आदत मत दो, क्योंकि मैं जानता हूँ आगे चलकर इन खुशियों को रौंदने वाली भी तुम ही होगी। आज जो खुशियाँ तुम उन्हें दे रही हो, कल तुम ही उनसे वो खुशियाँ छीन लोगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम ये सब करके उनकी आदत मत बिगाड़ो। सुरभि की आंखें भर आई थी। वो अपनी नम आंखों से विष्णु की ओर देखकर कहती है, मैं किसी की खुशियाँ नहीं छीन सकती, क्योंकि ये आपका काम है। आप हैं वो जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है। मेरी जिंदगी को इस तरह कैद कर लिया है कि ना मैं हंस सकती हूँ, ना मैं खुशियाँ मना सकती हूँ, ना मैं इस घर से बाहर निकल सकती हूँ, ना अपने माँ बाप से मिल सकती हूँ। सुरभि की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं। विष्णु एकटक उसकी भीगी हुई निगाहों में देखता रह जाता है। सुरभि के मासूम चेहरे में विष्णु इस तरह उलझता चला जा रहा था कि उसे इसके आगे अब कुछ भी याद नहीं था। लेकिन फिर खुद को काबू करते हुए विष्णु सुरभि से दूर होता है और तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। सुरभि जमीन में बैठकर रोने लग जाती है। कल जो कुछ हुआ उसके बाद नैना विष्णु की डांट के डर से उसके सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो समय से कुछ पहले ही अपने कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। निर्मला जी, दादी और विष्णु साथ बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और सुरभि किचन में बिजी थी। हालांकि दादी ने उसे कोई काम करने से मना किया था, लेकिन सुरभि खुद भी अपना टाइम काटने के लिए किचन में लग जाती थी। वैसे भी उसे कुकिंग करना पसंद था, इसलिए इस काम में उसे खुशी मिलती थी। विष्णु वैसे तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस था, लेकिन सुरभि के हाथ के बने खाने में स्वाद ही इतना था कि वो चाह कर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। दादी खाने का निवाला तोड़ते हुए विष्णु की ओर देखती हैं, जो अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए ब्रेकफास्ट कर रहा था। दादी हिम्मत करके कहती हैं, मैं और निर्मला मंदिर जा रहे हैं। नैना कॉलेज के लिए निकल गई है। क्या हम सुरभि को भी साथ ले जाएं? विष्णु के हाथ ठहर जाते हैं। वो अपनी बहुओं से कोरते हुए दादी की तरफ देखता है और कहता है, उसे ले जाने की क्या ज़रूरत है? दादी कुछ कहती उससे पहले ही विष्णु बोल पड़ता है, और दादी, आप दोनों को भी रोज़ रोज़ मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? आप घर पर भी पूजा करवा सकते हो। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, मंदिर में सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं, सुकून भी मिलता है। वो तुझे तब पता चलेगा जब तू कभी मंदिर जाएगा। विष्णु कुछ नहीं कहता और जूस पीने लग जाता है। दादी मुंह बनाते हुए कहती हैं, तेरे बारे में सोच कर ही मैं वो बड़े वाला मंदिर नहीं जाती, क्योंकि वो दूर है और तू इजाज़त नहीं देगा उतनी दूर जाने की। लेकिन ये मंदिर तो हमारे घर से इतने पास है, कम से कम यहाँ तो जाने दे। ठीक है दादी, मैं आपको नहीं रोक रहा, चले जाइए। इतना कहकर विष्णु अपनी जगह से उठता है और जाने लगता है। तभी दादी हड़बड़ाते हुए कहती हैं, और सुरभि? विष्णु पीछे पलटता है और कुछ पल खामोश रहता है, जैसे अभी भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी उसकी नज़र सुरभि पर पड़ती है, जो किचन के दरवाजे के पास खड़ी विष्णु को ऐसे देख रही थी मानो उसकी आंखें इंतजार में थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, लेकिन विष्णु से नज़र टकराते ही सुरभि अपनी नज़र नीचे झुका लेती है। सुरभि मन ही मन कहने लगती है, मैं क्यों उम्मीद लगाए बैठी हूँ, जबकि जानती हूँ कि डेविल राय मुझे कभी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देगा। उसे तो यही लग रहा होगा कि अगर मैं बाहर निकलूंगी तो चुपके से मनन से मिलने चली जाऊंगी। सुरभि का मुरझाया हुआ चेहरा विष्णु को मजबूर कर देता है हाँ कहने के लिए। वो सुरभि से अपनी नज़रें हटाते हुए दादी की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, ले जाइए उसे भी। इतना सुनते ही सुरभि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। एक पल के लिए तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। विष्णु अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहता है, लेकिन उसे ऐसे तैयार होने के लिए कहिएगा कि कोई उसे देखे तो यह ना कह सके कि वो मैरिड है। मैं नहीं चाहता कि किसी को इस बात का शक भी हो कि मैंने उससे शादी की है। और ड्राइवर को साथ रखिएगा। इतना कहकर विष्णु वहां से निकल जाता है। दादी का इशारा पाकर सुरभि अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है। विष्णु की कार सीधा उसके ऑफिस के बाहर रुकती है। तेजा कार का दरवाज़ा खोलता है तो विष्णु शांत से बाहर निकलता है और अपने चेहरे पर कोई भाव लिए बिना अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। तेजा भी उसके कदमों के साथ अपने कदम बढ़ा रहा था। विष्णु लिफ्ट से होते हुए सीधा थर्ड फ्लोर पर उतरता है और फिर सारे एम्प्लॉयज़ को इग्नोर करते हुए सीधा अपने केबिन में।
विष्णु अपने काम में बिजी हो जाता है। तभी केबिन का गेट नॉक होता है। रितिका अंदर आकर विष्णु के सामने खड़ी हो जाती है और परेशान सा फेस बनाए हुए कहती है, सर, हमारा यूएस वाला क्लाइंट उस प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी को हटाकर विवान सिंघानिया की कंपनी को ऐड कर रहा है। अब वो प्रोजेक्ट विवान सिंघानिया का होगा। इतना सुनते ही विष्णु के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसके दिमाग में उभरी हुई नीली नसें उसके गुस्से को बयान कर रही थी। वो लाल आंखों से रितिका को घूरता है। हाउ, कैसे हुआ ये सब? रितिका थोड़ा घबराते हुए कहती है, सर पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी कंपनी का ही कोई मेंबर विवान सिंघानिया को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी लीक हो रही है। सर, विष्णु टेबल पर रखे लैंडलाइन को अपने कान से लगाते हुए कहता है, कम टू माई केबिन राइट नाउ। 5 मिनट के अंदर ही रवि अपने पसीने पोंछते हुए केबिन में आता है और सिर झुकाए हुए खड़ा हो जाता है। विष्णु से घूरते हुए कहता है, हमारी कंपनी का ऐसा कौन एम्प्लॉय है जो काम तो इस कंपनी में करता है, लेकिन वो विवाद सिंघानिया से भी मिला हुआ है। हमारे सारे प्रोजेक्ट और डिटेल्स विवाद सिंघानिया तक कौन पहुंचा रहा है? रवि अपना थूक अंदर करते हुए कहता है, सर, ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। विष्णु अपनी काली आंखों से रवि को घूरते हुए कहता है, कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे, और उस धोखेबाज को सजा भी मैं ही दूंगा। रवि हाँ में अपना सिर हिला देता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। रवि के जाते ही रितिका विष्णु की तरफ देखकर कहती है, सर, मैं जानती हूँ कि आप भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे रवि पर शक है। रितिका की बात सुनकर विष्णु एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और हैरानी से रितिका की तरफ देखने लगता है। रितिका गंभीर होते हुए कहती है, इस कंपनी की ए टू जेड इंफॉर्मेशन अगर किसी को पता है तो वो रवि है। और अभी आपने देखा नहीं कैसे हड़बड़ा गया था जब आपने उससे सवाल किए तो। रितिका की बात सुनकर विष्णु के माथे पर बल पड़ जाते हैं। वो कुछ गंभीर होते हुए कहता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। रितिका चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और विष्णु जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो चुका था। सुरभि ने हरे रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था और हेयर स्टाइल ऐसा किया था कि उसका सिंदूर न दिखे। गले में दुपट्टा ऐसे बांधा हुआ था कि उसके मंगलसूत्र पर किसी की नज़र न पड़े। सुरभि को बहुत अच्छा लग रहा था दादी और निर्मला जी के साथ मंदिर आकर। मंदिर से बाहर निकलते हुए सुरभि को सड़क के उस पार एक पानी पूरी का ठेला दिखाई दे जाता है। सुरभि अपने मुंह में आ चुके पानी को अंदर करते हुए कहती है, बहुत मन कर रहा है पानी पूरी खाने का। कहाँ तो मैं ऑफिस से आते वक्त रोज ही पानी पूरी खा लेती थी, और कहाँ इतने दिन से मैंने पानी पूरी के दर्शन भी नहीं किए। सब डेविल राय की वजह से हो रहा है। तभी दादी सुरभि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, चलो बेटा, गाड़ी में बैठो। जी दादी। सुरभि मंदिर के बाहर खड़ी कार की ओर बढ़ जाती है, लेकिन उसकी नज़रें बार बार सड़क के उस पार लगे पानी पूरी के ठेले पर अटक रही थी। बार बार उसके मुंह में पानी आ रहा था। निर्मला जी सुरभि की नज़रों का पीछा करते हुए कहती हैं, कुछ चाहिए तुम्हें बेटा? सुरभि पानी पूरी की ओर खोई हुई सी कहती है, पानी पूरी। दादी और निर्मला एक दूसरे को देखने लग जाती हैं। तभी सुरभि खुद को सहज करते हुए कहती है, वो मेरा पानी पूरी खाने का मन कर रहा है दादी। और निर्मला जी खामोश हो जाती हैं। सुरभि दादी की तरफ उम्मीद से देखते हुए कहती है, बस 5 मिनट में आ जाऊंगी दादी, प्लीज। दादी तो कुछ नहीं कहती, लेकिन निर्मला जी अपनी पलकें झपकाकर कहती हैं, जा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना बेटा। सुरभि के होंठ खिल जाते हैं। वो खुश होते हुए कहती है, आप लोग गाड़ी में बैठो, मैं बस 5 मिनट में आई। सुरभि वहां से आगे बढ़ जाती है। तभी दादी परेशान होते हुए कहती हैं, क्या जरूरत थी उसे इजाजत देने की? हम जानते हैं कि विष्णु हमें बाहर निकलने से क्यों मना करता है। दुश्मनों की कमी नहीं है हमारी जिंदगी में। निर्मला जी मुस्कुराकर कहती हैं, कल आप ही तो कह रही थी कि मौत से डर से कोई जीना नहीं छोड़ देता, तो फिर हम कब तक कैद रह सकते हैं? इसके आगे दादी खामोश होकर एक गहरी सांस लेती हैं और गाड़ी में बैठ जाती हैं। निर्मला जी भी एक नज़र सुरभि को देखती हैं, जो बड़े मज़े से पानी पूरी खा रही थी, और अपनी 2 उंगलियां दिखाकर निर्मला जी को इशारा करती है। शायद ये कहना चाहती थी कि वो 2 मिनट में उनके पास आ जाएगी। निर्मला जी मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ जाती हैं और दादी के साथ साथ उनकी नज़रें भी गाड़ी के अंदर से सुरभि पर टिक जाती हैं। सुरभि पानी पूरी खा रही होती है। तभी एक औरत सुरभि की बगल में खड़ी हो जाती है और उसे अजीब नज़रों से देखने लग जाती है। सुरभि को समझ में नहीं आ रहा था
कि वो तो इस औरत को जानती भी नहीं, तो फिर ये औरत उसे ऐसे क्यों घूर रही है। सुरभि को अजीब लगता है, तो वो पानी पूरी वाले को पैसे देते हुए वहां से आगे बढ़ जाती है। वो औरत सुरभि के साथ अपने कदम बढ़ाते हुए कड़क आवाज में कहती है, तुम भी मारी जाओगी। उस औरत की बात सुनकर सुरभि के कदम ठहर जाते हैं। वो हैरान होते हुए पीछे पलटती है और उस औरत की ओर सवालिया निगाहों से देखने लगती है। वो औरत सुरभि को नीचे से ऊपर तक घूरते हुए कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम इन लोगों के साथ क्यों रह रही हो। आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे। लेकिन फिर भी तुम्हें आगाह करूंगी कि अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो उस घर से और इन लोगों से दूर चली जाओ, वरना एक दिन वैसे ही पंखे में लटकी हुई मिलोगी जैसे मेरी बेटी मिली थी। सुरभि का मुंह खुला का खुला था। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह औरत क्या बोल रही है। उसकी जुबान से उसके शब्द बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो औरत सुरभि के सहमे हुए चेहरे को देखकर कहती है, विष्णु राय त्रिपाठी एक खूनी है। 7 साल पहले मेरी बेटी को मारकर पंखे में लटका दिया था और ये परिवार भी उसके गुनाह में बराबर का हिस्सेदार था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। बचा लो खुद को उस खूनी विष्णु राय से। इतना कहकर वो औरत वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देती है। सुरभि कुछ कदम उसके पीछे जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा की तरह सुरभि की नजरों के सामने से ओझल हो जाती है। सुरभि अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ी रह जाती है। उसके कानों में उस औरत के कहे बस यही शब्द गूंज रहे थे, विष्णु राय त्रिपाठी एक खूनी है। 7 साल पहले मेरी बेटी को मारकर पंखे से लटका दिया था। बचा लो खुद को उस खूनी विष्णु राय से। सुरभि बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो दौड़ते हुए जाकर कार में बैठ जाती है। ड्राइवर कार को आगे बढ़ा देता है। निर्मला जी सुरभि के चेहरे को देखते हुए कहती हैं, क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुझे। सुरभि सहमी हुई निगाहों से निर्मला जी की ओर देखने लग जाती है। उसके कान में फिर वही शब्द गूंजने लगते हैं, विष्णु राय त्रिपाठी एक खूनी है। 7 साल पहले मेरी बेटी को मारकर पंखे में लटका दिया था और ये परिवार भी उसके गुनाह में बराबर का हिस्सेदार था। सुरभि को खामोश देख निर्मला जी उसके कंधे पर हाथ रखती हैं, तो सुरभि डर के कारण उचक जाती है। निर्मला जी बहुएं सिकोड़ते हुए कहती हैं, क्या हो गया तुझे, तबीयत तो ठीक है ना। सुरभि हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ। रात का वक्त सुरभि अपने कमरे में खुद को समेटे हुए सोफे पर बैठी है। उसके दिलो दिमाग में अजीब सी कसमकस चल रही थी। आखिर कौन थी वो औरत, और उसने जो कुछ भी कहा क्या वो सच था। क्या सच में विष्णु ने उस औरत की बेटी का खून किया है और ये परिवार भी उस जुर्म में विष्णु का साथी है। सुरभि उठकर खड़ी हो जाती है और बेचैनी से टहलने लग जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस डेविल राय पर तो नहीं, लेकिन इस परिवार पर भरोसा है मुझे। दादी आंटी जी और नैना कितने अच्छे हैं सब। वो इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकते। वो किसी का खून नहीं कर सकते। सुरभि इरिटेट होते हुए फिर सोफे पर बैठ जाती है और खुद से ही कहती है, हो सकता है वो औरत झूठ बोल रही हो। सुरभि सोफे पर लेट जाती है और छत की सीलिंग की ओर एकटक देखते हुए कहती है, लेकिन सच तो यह है कि मैं जब से इस घर में आई हूँ किसी अतीत का जिक्र इन लोगों के मुंह से सुनती आई हूँ। आखिर क्या है सच्चाई। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने की आवाज से सुरभि घबराकर सोफे पर बैठ जाती है और सामने से आ रहे विष्णु की ओर देखने लगती है। विष्णु मुड़कर गेट लॉक करता है तो डर के मारे सुरभि के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। विष्णु सुरभि की ओर देखे बिना ही अपना ब्लेजर उतारकर बेड पर फेंकता है और अपनी टाई लूज करते हुए क्लोसेट से अपने लिए कपड़े निकालने लग जाता है। सुरभि एक पल के लिए भी विष्णु से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वो विष्णु की एक एक हरकत को ऐसे ध्यान से देख रही थी जैसे उसके हाव भाव में ही उसके खूनी होने का प्रमाण ढूंढ लेना चाहती थी। विष्णु क्लोजेट से अपने लिए नाइट बियर निकालने लगता है तो कपड़ों के साथ ही गन निकलकर जमीन पर गिर जाती है। सुरभि की जान तो मानो उसके गले तक आ गई थी। वो उस गन को सहमी हुई नजरों से देख रही थी। विष्णु झुककर उस गन को उठाता है और अपने हाथ में लेता है। तभी उसकी नजरें सुरभि से जा टकराती हैं। सुरभि पहले से ही काफी घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें विष्णु से जा मिली वो थर थर कांपने लगी। कभी वो विष्णु की ओर देखती तो कभी उसके हाथ में ली हुई गन की ओर। विष्णु सुरभि को ऐसे देख रहा था जैसे उसके चेहरे पर समाये हुए डर की वजह को समझना चाह रहा था। विष्णु अपने कदम सुरभि की ओर बढ़ा देता है। यह देख सुरभि की सांसें तेज होने लगती हैं। वो अपने कदम पीछे खींचने लगती है। सुरभि विष्णु के नजदीक आता है तो सुरभि दीवार से चिपक जाती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। मन ही मन सुरभि प्रार्थनाएं करने लग जाती है, हे महादेव बचा लो इस खूनी राय से।
प्लीज एक बार मौका दे दो, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। तब तक इस खूनी को मुझसे दूर रखो महादेव, प्लीज। विष्णु सुरभि के इतने नजदीक था कि उसे सुरभि की धड़कनों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसकी तेज सांसें विष्णु को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसकी गोल आंखें जो इस वक्त डर के कारण बंद थी, उसके कांपते हुए गुलाबी होंठ जिन्हें देखकर विष्णु का ईमान एक पल के लिए डोलने लगा था। विष्णु सुरभि के माथे पर आए पसीनों को पोंछते हुए कहता है, एसी फुल है, इसके बाद भी तुम्हें पसीने आ रहे हैं? व्हाट हैपेंड? विष्णु की बात सुनकर सुरभि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सहमी हुई नजरों से उसे देखने लगती है। सुरभि अपनी नजरें नीचे करते हुए विष्णु के हाथ में गन देखते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं, आप कोई खूनी थोड़ी हैं जो मुझे आपसे डर लगेगा। विष्णु सुरभि की सहमी हुई निगाहों का पीछा करते हुए देखता है कि सुरभि की नजरें उसकी गन पर हैं। विष्णु को एहसास होता है कि सुरभि उसकी गन से डर रही है। इस बात से उसके होठों पर एक न दिखने वाली मुस्कान आ जाती है। विष्णु सुरभि के गाल पर अपनी गन की नोक को रखते हुए कहता है, और अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं खूनी हूँ, किया है मैंने कई लोगों का खून, तब क्या तुम मुझसे डरोगी? सुरभि बड़ी मुश्किल से अपना थूक अंदर कर पाती है। वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, प्लीज मुझे मत मारिए, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मानती हूँ वो एक्सीडेंट वाले केस में मैंने आपको सजा दिलवाने के लिए जिद की थी, लेकिन उसका बदला तो आप ले चुके हैं। अब प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। सुरभि दीवार से चिपकी हुई थी और विष्णु उसके इतने करीब था कि उन दोनों के बीच इंच भर का फासला भी मुश्किल से रहा होगा। सुरभि का यह डर से भरा हुआ भोला चेहरा विष्णु को इस कदर दीवाना बनाता जा रहा था कि उसे इस वक्त खुद का भी होश नहीं था। उसकी दुनिया जैसे सुरभि के सहमे हुए चेहरे पर ठहर सी गई थी। पलके झपकाना भी उसे याद नहीं था। सुरभि के कोमल होठों को छू लेने की तलब विष्णु को परेशान करने लगी थी। वो खुद को काबू करते हुए अपने कदम पीछे लेने लगता है और गन को ड्रॉर में डालते हुए अपने कपड़े उठाकर तेज कदमों से बाथरूम के अंदर चला जाता है। दरवाजा बंद होने की आवाज से सुरभि अपनी आंखें खोलती है। विष्णु उसे नहीं दिखता तो सुरभि जल्दी से सोफे पर लेट जाती है। वो अपने हाथ जोड़ते हुए ऊपर की तरफ देखकर कहती है, भोलेनाथ, मैं एक खूनी के साथ एक ही घर में एक ही कमरे में हूँ। वो कभी भी किसी भी वक्त मुझे मार सकता है। प्लीज मेरी रक्षा करना प्रभु। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है। सुरभि कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने का नाटक करने लगती है। विष्णु सुरभि की तरफ नजर दौड़ाता है। उसे समझ आ रहा था कि नींद में भी सुरभि की पलकें झपक रही हैं, मतलब वो सोने का सिर्फ दिखावा कर रही है। लेकिन विष्णु चुपचाप अपने बिस्तर में लेट जाता है। बिस्तर में लेटे हुए वो कुछ पलों तक सुरभि की ओर देखता रहता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद विष्णु की आंख खुलती है तो वो देखता है सुरभि उसकी बाहों में सुकून से सो रही है। सुरभि को अपने इतने करीब देखकर विष्णु के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वो धीरे से उसके गालों को परेशान कर रही उसकी जुल्फों को किनारे करता है और प्यार से उसके चेहरे को देखने लग जाता है। विष्णु की नज़र सुरभि के होठों पर ठहर जाती है। उसकी नज़रों में उन होठों को चूम लेने की ललक साफ दिखाई दे रही थी। विष्णु खुद को काबू नहीं कर पाता और हल्के से अपने होंठ सुरभि के होठों पर रख देता है। सुरभि के मुलायम होंठ विष्णु की प्यास बढ़ाते जा रहे थे। वो पहले तो किसी नाजुक कली की तरह सुरभि के होठों को चूम रहा था, लेकिन वक्त के साथ उसका जुनून हावी होता जा रहा था और अब उसका किस थोड़ा कठोर होता जा रहा था। सुरभि की आंखें खुल चुकी थी और वो विष्णु से दूर हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विष्णु के जुनून के आगे सुरभि की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। विष्णु को जब इस बात का एहसास होता है कि सुरभि को ठीक से सांस नहीं आ रही, तो वो उसके होठों को आज़ाद करते हुए अपना चेहरा पीछे कर लेता है। विष्णु प्यार से सुरभि को निहार रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, सुरभि एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर चिपका देती है। इस थप्पड़ के साथ ही विष्णु का यह हसीन ख्वाब टूट जाता है। वो हड़बड़ाकर बिस्तर में बैठ जाता है और चारों ओर हैरानी से देखने लग जाता है। उसकी नज़र सुरभि पर जाती है जो सोफे में सुकून से सो रही थी। अब जाकर विष्णु को यकीन होता है कि वो एक खूबसूरत सपना देख रहा था। सुरभि अभी भी उसकी बाहों से बहुत दूर थी। विष्णु शायद टेबल में रखा पानी का गिलास उठाकर पानी पीता है और बिस्तर से उठकर बालकनी में चला जाता है। रात के लगभग 3 बज रहे थे और इस अंधेरे में अपने चारों ओर रोशनी समेटे हुए चांद बेहद खूबसूरत लग रहा था। विष्णु एक सिगरेट अपने होठों के बीच दबाता है और लंबे लंबे कस भरने लगता है। चांद को एकटक देखते हुए विष्णु खुद को ही समझाने लगता है,
है दिल जानता है तू कि अगर करेगा इश्क तो टूटेगा जरूर, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। अपने इश्क का अंजाम पता होते हुए भी तू क्यों करना चाहता है ये गुस्ताखी। विष्णु अपने अंदर उठ रहे तूफान से लड़ रहा था और इस लड़ाई में वो बिल्कुल तन्हा था। कुछ देर बाद विष्णु वापस कमरे में आता है तो उसकी नज़र सुरभि पर पड़ती है, जो विष्णु के जज्बातों से बिल्कुल बेखबर सुकून से सो रही थी। विष्णु सुरभि के पास आकर खड़ा हो जाता है और कुछ पल उसे प्यार से निहारता है। विष्णु की नज़र एक बार फिर से सुरभि के होठों पर ठहर जाती है। वो थोड़ा झुककर अपना हाथ सुरभि के चेहरे की ओर ले जाता है और अपने हाथ के अंगूठे से हौले से सुरभि के होठों को रब करता है। सुरभि के होठों को छूते ही विष्णु का रोम रोम खिल जाता है। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी थी। तभी सुरभि दूसरी ओर करवट लेती है। विष्णु अपना हाथ पीछे खींच लेता है। सुरभि का सिर अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि उसने पिलो नहीं रखी थी। यह देखकर विष्णु जल्दी से अपने बेड से एक तकिया उठाता है और सुरभि के सर के नीचे लगाने लगता है। अचानक सुरभि आंखें खोलती है और विष्णु को तकिया लिए हुए अपने इतने नजदीक देखकर सुरभि को लगता है कि विष्णु तकिया से उसका मुंह दबाने की कोशिश कर रहा है। डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। विष्णु अपनी हथेली से उसका मुंह दबा लेता है। सुरभि सहमी निगाहों से विष्णु को देख रही थी। विष्णु अपना हाथ सुरभि के मुंह से हटाकर उसे घूरते हुए कहता है, मर्डर नहीं कर रहा था तुम्हारा, जो तुम इतना चीख रही हो। सुरभि अपना थूक बड़ी मुश्किल से अंदर कटकते हुए कहती है, मतलब आप इस तकिए से मेरा मुंह नहीं दबा रहे थे। सुरभि के यह सवाल सुनकर विष्णु की बहुएं आपस में जुड़ जाती हैं। वो हैरान होते हुए कहता है, वाट डू यू मीन, मैं क्यों इस तकिए से तुम्हारा मुंह दबाऊंगा। सुरभि अपने माथे में उभरी हुई पसीने की बूंदें साफ करते हुए कहती है, तो फिर इतनी रात को यह तकिया लिए हुए आप मेरे पास क्या कर रहे हैं। विष्णु थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, क्यों तुम्हें तकिया का यूज नहीं पता। तकिया सिर के नीचे रखने के काम आता है, इसे सिर के नीचे रखने से नींद अच्छी आती है। इतना कहकर विष्णु वो तकिया सोफे पर रखता है और सुरभि को घूरते हुए कहता है, बचकानी हरकतें करना बंद कर दो। विष्णु चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट जाता है और सुरभि अपनी तेज हो चुकी सांसों को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस लेती है। सुरभि एक नज़र विष्णु को देखती है, जो अपनी आंखें बंद किए हुए चुपचाप लेटा हुआ था। सुरभि उस तकिए को अपने सिर के नीचे रखते हुए चुपचाप लेट जाती है, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तो विष्णु भी कहाँ सो रहा था। वो एकटक छत की सीलिंग को निहार रहा था। अभी तक तो उसके जज्बातों की उलझन उसे परेशान किए हुए थी, लेकिन अब यह सवाल उसे परेशान कर रहा था कि अचानक सुरभि को क्या हो गया है। वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, जैसे विष्णु किसी भी वक्त उसे जान से मारने वाला है। इन्हीं सवालों में उलझे हुए पता नहीं कब सुबह हो गई और हमेशा की तरह आज भी विष्णु के हिस्से में नींद नहीं आई थी। सुबह के 6 बजने वाले थे और विष्णु के रूटीन के हिसाब से उसके जिम का टाइम हो गया था, इसलिए वो सीधा अपने कमरे के बाहर निकल जाता है। सुरभि अभी भी सुकून से सो रही थी। सुरभि किचन में बिजी थी और विष्णु जिम करके हॉल में होते हुए अपने कमरे की ओर जा रहा था, लेकिन तभी किचन से उसे सुरभि की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। विष्णु अपनी बहुएं सिकोड़ते हुए ही कुछ सोचता है और फिर अपने कदम वापस खींचते हुए किचन की तरफ बढ़ जाता है। सुरभि अपने कंधे और कान के बीच अपना फोन दबाए हुए सब्जियां काट रही थी। वो फोन पर बात करते हुए कहती है, अर्णव, मैं जल्दी आऊंगी तुमसे मिलने, तू चिंता मत कर। मैं माँ पापा की यह नाराजगी ज्यादा दिनों तक रहने नहीं दूंगी। अचानक सुरभि की नजर विष्णु पर पड़ती है, जो ठीक उसके सामने खड़ा था। विष्णु को देखते ही सुरभि के हाथ में लिया चाकू उसकी उंगली में चल जाता है। उसका फोन जमीन पर गिर जाता है। सुरभि की आह निकल जाती है। विष्णु सुरभि की उंगली की तरफ देखता है, जो चाकू से कट चुकी थी और काफी खून निकलने लगा था। सुरभि कुछ समझ पाती उससे पहले ही विष्णु उसके बिल्कुल नजदीक आकर झटके से उसकी उंगली को अपने मुंह के अंदर दबा लेता है। सुरभि हैरान नजरों से विष्णु को देखने लग जाती है। विष्णु अभी भी सुरभि की उंगली को अपने मुंह में ऐसे दबाए हुए था, जैसे सुरभि के खून की एक भी बूंद वो बहने नहीं देना चाह रहा था। सुरभि एकटक विष्णु के परेशान चेहरे को देख रही थी। वो अपने मन ही मन कहने लग जाती है, अगर डेविड राय को मेरे खून से इतना फर्क पड़ रहा है, तो फिर वो खूनी कैसे हो सकता है। अचानक विष्णु सुरभि की ओर नजरें उठाता है तो सुरभि की नजरें उससे टकरा जाती हैं। सुरभि अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि आज उसे विष्णु से अपनी नजर चुराने का भी होश नहीं था। वो एकटक विष्णु की आंखों में देख रही थी और विष्णु भी सुरभि की उंगली को अपने मुंह में दबाए हुए उसकी कजरारी आंखों में उलझता जा रहा था।
विष्णु की आंखों में बसी वो परवाह और फिक्र आखिर आज सुरभि ने पढ़ ही ली थी, जो विष्णु कब से छुपाना चाह रहा था। सुरभि को यकीन नहीं आ रहा था कि डेविड राय की आंखों में किसी की चिंता और फिक्र के जज्बात भी छुपे होंगे। एक दूसरे की निगाहों में उलझे हुए कुछ वक्त के लिए हसीन पल थम से गए थे, लेकिन अपने ख्यालों से बाहर आते हुए सुरभि अपनी उंगली विष्णु के मुंह से बाहर निकाल लेती है और थोड़ा असहज होते हुए 2 कदम पीछे हो जाती है। विष्णु कुछ पल खामोश रहता है और किचन में बने ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल सुरभि के पास जाता है। सुरभि खामोशी से विष्णु को देख रही थी। विष्णु सुरभि की उंगली में बैंडेज लगाता है और फिर सुरभि के चेहरे को देखते हुए कहता है, यह सब रहने दो, चलकर रेडी हो जाओ। इससे पहले कि सुरभि कोई सवाल करती, विष्णु तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। सुरभि चुपचाप खड़ी रह जाती है। कुछ देर बाद विष्णु बाथरूम से बाहर आता है और बिस्तर में रखा अपना ब्लेजर पहनते हुए सुरभि की ओर देखता है। उसने बेबी पिंक कलर की नेट सीक्वेंसी साड़ी पहन रखी थी, जो उस पर बहुत ही ज्यादा खिल रही थी। वो आईने के सामने खड़ी अपने बालों में कंघी फिरा रही थी, लेकिन उसके हाथ बड़े धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे वो किसी सोच में गुम थी। उसे विष्णु के अपने करीब खड़े होने की भी भनक नहीं थी। विष्णु कुछ पल उसे देखता है और फिर कड़क आवाज में कहता है, रेडी हो? सुरभि अपने सेंस में आते हुए कंघी को रखते हुए हड़बड़ाकर कहती है, जी रेडी हूँ, चलो। इतना कहकर विष्णु साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाते हुए आगे बढ़ जाता है और सुरभि के मुंह से शब्द निकलने की स्पीड इतनी स्लो थी कि उसके सवाल करने से पहले ही विष्णु हवा की तरह उसके सामने से गुजर जाता है। विष्णु बाहर निकलता है तो ड्राइवर कार का गेट खोलता है। विष्णु पीछे की सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में सुरभि भी आती है और ड्राइवर उसके लिए गेट खोलता है। सुरभि थोड़ा घबराते हुए विष्णु की बगल में बैठ जाती है। आगे ड्राइवर और विष्णु का बॉडीगार्ड तेजा बैठे हुए थे। कार तेज स्पीड में सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन उतनी स्पीड में सुरभि के मन में सवाल पैदा हो रहे थे। पता नहीं डेविड राय मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। पूछने की भी हिम्मत नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी सुनसान सी जगह पर ले जाकर मेरा मर्डर करने वाला हो। लेकिन अगले ही पल सुरभि नाक सिकोड़ते हुए कहती है, अगर उसे मेरा खून ही करना होता तो फिर मेरी छोटी सी चोट पर इतना परेशान क्यों होता? मैं ये क्यों भूल रही हूँ कि मनन का एक्सीडेंट करने वाला भी यही था। अगर मनन को कुछ हो जाता तो यह इंसान खूनी ही कहलाता, और इस आदमी को अपने किए का जरा भी गिल्ट तक नहीं था। ऊपर से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सो अलग। विष्णु सुरभि के चेहरे की ओर एकटक देख रहा था। सुरभि के चेहरे के भाव देखकर विष्णु को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मन ही मन किसी को कोस रही है। थोड़ी देर बाद कार रुकने से सुरभि को एक झटका सा लगता है और वो हैरानी से चारों तरफ देखती है। ये तो उसका घर था। यह देखते ही सुरभि के होंठ खिल जाते हैं। विष्णु एकटक उन खिले हुए होंठों को निहार रहा था। शायद वो इस कीमती पल को अपनी नजरों में समा लेना चाहता था, क्योंकि पहली बार विष्णु की वजह से सुरभि के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी और ये बात विष्णु के लिए बहुत मायने रखती थी। भले ही वो इस बात को कितना भी इग्नोर करे, लेकिन सुरभि की खुशी से उसका दिल भी खुश होता था। सुरभि को अब कुछ भी ध्यान नहीं था। वो जल्दी से कार का गेट खोलती है और बाहर निकलने लगती है। तभी उसकी कलाई में एक मजबूत पकड़ महसूस होती है। सुरभि मुड़कर विष्णु की ओर देखती है। विष्णु उसकी सहमी हुई निगाहों में देखते हुए कहता है, तुम एक ही शर्त में अंदर जाओगी? सुरभि की खुशियां जैसे उसके हाथों तक आकर फिसलने को थी। वो खामोशी से विष्णु को देख रही थी। उसका दिल ये पूछने से भी डर रहा था कि आखिर विष्णु की शर्त क्या है। विष्णु सुरभि की कलाई को छोड़ता है और गंभीर भाव लिए कहता है, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रात को 8 बजे मैं ऑफिस से लौटूंगा। तब तो मुझे घर के बाहर ही मिलोगी। उस वक्त के बाद मुझे एक पल भी इंतजार न करना पड़े तुम्हारा। सुरभि कुछ पल शांत रहती है और फिर धीरे से कहती है, मंजूर है। विष्णु अपनी नजर सुरभि के चेहरे से हटाकर दूसरी ओर फेर लेता है। सुरभि जल्दी से कार से उतरती है और तेज कदमों से अंदर की ओर चली जाती है। विष्णु अपनी आंखों में अनजाने भाव लिए सुरभि को तब तक देखता रहता है जब तक वो घर के अंदर नहीं चली जाती। विष्णु ड्राइवर को चलने के लिए कहता है और विष्णु की कार स्पीड में वहां से आगे बढ़ जाती है। अपने ऑफिस के केबिन में बैठा विष्णु अपने काम में मसरूफ था। उसकी निगाहें लैपटॉप पर जमी हुई थी। तभी केबिन का गेट नॉक होता है। विष्णु अपनी नजर उठाकर देखता है तो सामने रितिका खड़ी थी। विष्णु वापस अपनी नजर लैपटॉप पर जमा लेता है और कहता है, क्या अपडेट है रितिका? रितिका एक गहरी सांस लेकर कहती है, सर काम से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन रवि से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है।
विष्णु के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। वो रितिका को अपने सामने की चेयर पर बैठने के लिए इशारा करता है। रितिका मन ही मन मुस्कुराती है, लेकिन अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती है। विष्णु अपना लैपटॉप साइड करते हुए रितिका की तरफ देखकर कहता है, क्या इन्फॉर्मेशन है रवि के बारे में? रितिका सीरियस भाव लिए हुए कहती है, सर मैंने आपसे कहा था ना कि इस कंपनी में कोई तो है जो यहाँ चल रहे सारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचा रहा है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि वो कोई और नहीं बल्कि रवि है। विष्णु अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए रितिका को घूरता है। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? रितिका विष्णु की ओर देखते हुए कहती है, मेरा शक सही था सर। रवि ही वो इंसान है जो विवाद सिंघानिया को आपके और इस कंपनी के बारे में सारे सीक्रेट्स बता रहा है। विष्णु गुस्से में उठकर खड़ा हो जाता है और दांत पीसते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम जानती भी हो रवि मेरे लिए कितना वफादार है। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। विष्णु के गुस्से से रितिका थोड़ा घबरा जाती है। वो अपना मोबाइल आगे करते हुए कहती है, आज मैंने रवि को विवाद सिंघानिया के साथ देखा, इसलिए वीडियो बना लिया ताकि मैं आपको ये सब साबित कर सकूं। विष्णु रितिका के हाथ से वो मोबाइल लेकर उस वीडियो को देखने लगता है। उसमें कोई आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतना दिखाई दे रहा था कि रवि विवाद सिंघानिया के साथ है और उससे बातें कर रहा है। दोनों कॉफी टेबल पर बैठे हुए हैं और कुछ बातचीत के बाद रवि उठकर विवाद से हाथ मिलाता है और वहां से निकल जाता है। ये सब देखते ही विष्णु गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसके दिमाग की नीली नसें बाहर आने को बेताब थी। वो अपनी टेबल पर रखा लैंडलाइन अपने कान में लगाता है और दांत पीसते हुए कहता है, कम टू माई केबिन राइट नाउ। विष्णु अपने हाथ की मुठ्ठियां बांधे चुपचाप खड़ा था। तभी रवि केबिन के अंदर आता है और एक नजर रितिका की ओर देखता है, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक रहस्यमयी मुस्कान थी। रवि विष्णु के गुस्से में लाल पड़ चुके चेहरे को देखकर अपना तूक अंदर करते हुए कहता है, जी सर, आपने बुलाया? रवि के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि उसके चेहरे पर एक जोर का पंच पड़ा और वो सीधा दीवार से टकराते हुए जमीन पर गिर गया। रितिका भी एक पल के लिए सहम गई। रवि घबराते हुए अपनी जगह पर खड़ा होता है और विष्णु की तरफ देखते हुए कहता है, सर क्या मुझसे कोई गलती हो गई? विष्णु रवि के करीब आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे झकझोरते हुए कहता है, गलती तो मुझसे हुई जो तुम पर अंधा विश्वास करके इस कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाल दी। लेकिन तुम धोखेबाज निकलोगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रवि विष्णु की तरफ देखकर कहता है, मैंने हमेशा से वफादारी की है सर। मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। मैंने कुछ नहीं किया। जरूर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। विष्णु रवि का कॉलर झटके से छोड़ता है तो रवि गिरने से खुद को संभालता है। विष्णु रवि की तरफ अपनी पीठ कर लेता है और अपने दहकते हुए गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगता है। कभी तुमने इस कंपनी को आगे ले जाने में मेरी हेल्प की थी, इसलिए आज मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। लेकिन इस दगाबाजी की सजा ये होगी कि तुम किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारी धोखेबाजी का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से किया जाएगा। ये कंपनी चाह कर भी तुम्हें जॉब नहीं देगी। रवि खामोश खड़ा था। वो अपनी नम आंखों से विष्णु की ओर देख रहा था, लेकिन विष्णु उसकी तरफ पलटकर गुस्से में कहता है, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर पाऊं और तुम्हें जान से मार दूं। रवि अपनी नजर नीचे झुकाते हुए तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। रितिका के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो चाहती तो थी कि इस मौके का फायदा उठाकर वो विष्णु के थोड़े नजदीक जाए और उसे सहारा दे, लेकिन विष्णु के चारों ओर जल रही गुस्से की लपटें रितिका को आगे बढ़ने से रोक रही थी। वो इस वक्त वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझती है, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, विष्णु की आवाज उसके कानों में पड़ती है, थैंक यू रितिका। रितिका के कदम ठहर जाते हैं। उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो विष्णु की तरफ पलटती है, लेकिन अपने चेहरे के भाव सीरियस कर लेती है। विष्णु रितिका के नजदीक आकर कहता है, वेल डन, तुमने एक धोखेबाज का पर्दाफाश करके इस कंपनी को बहुत बड़े लॉस से बचाया है। थैंक यू सो मच। विष्णु आज रितिका से इतने अच्छे से बात कर रहा है, यह देखकर रितिका तो फूले नहीं समा रही थी, लेकिन अपने चेहरे तक उस खुशी को आने से रोकते हुए रितिका कहती है, इस कंपनी को लेकर मेरे भी कुछ फर्ज है सर। मैं कभी आपके और इस कंपनी के साथ धोखा नहीं कर सकती। विष्णु कुछ नहीं कहता। वो पलकें झपकाकर रितिका की बात पर सहमति जताता है।
रितिका अपनी खुशी समेटे हुए वहां से निकल जाती है। इधर सुरभि अपने घर आकर खुश थी। वो अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ उसे प्यार से अपने सीने से लगाती है और उसे ममता के आंचल में लपेट लेती हैं। इतने दिनों बाद अपनी माँ से मिलकर सुरभि की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उमा जी सुरभि को सोफे पर बैठाती हैं और खुद उसकी बगल में बैठ जाती हैं। सुरभि अपनी माँ की ओर देखते हुए कहती है, मुझे तो लगा था कि आप मुझे इस घर के अंदर तक नहीं आने देंगी। आप मुझसे नाराज नहीं है माँ? उमा जी मुस्कुराकर कहती हैं, थी नाराज, बहुत नाराज, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना। अपने कलेजे के टुकड़े से कब तक दूर रह सकती हूँ। इतने दिनों में तुझे इतना याद किया कि सारी नाराजगी धीरे धीरे करके छटती गई और तेरी फिक्र उस नाराजगी पर भारी पड़ गई। हर वक्त बस तेरी चिंता लगी रहती थी बेटा। तू ठीक तो है ना? सुरभि आंख में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ माँ। सुरभि घर में चारों ओर अपनी नजर दौड़ाते हुए कहती है, पापा घर पर नहीं है क्या? उमा जी सुरभि की तरफ देखकर कहती है, वो तो दुकान गए हैं। सुरभि बहुत सिकोड़ते हुए कहती है, दुकान तो जल चुकी थी ना। फिर सुरभि सोच में पड़ जाती है। तभी उमा जी मुस्कुराकर कहती हैं, इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं बेटा। एक दिन हम सुबह सुबह उठे तो एक आदमी हमारे घर आया। उसने कहा कि उसकी छोटी सी गलती की वजह से यह दुकान जलकर राख हो गई। पहले तो वो डर गया था, इसलिए सामने नहीं आया, लेकिन ये अपराध बोध उसे खाए जा रहा था, इसलिए वो अपनी गलती सुधारना चाहता था और इस दुकान को फिर से पहले की तरह बनाकर हमें सौंपना चाहता है। फिर सुरभि के मुंह से अपने आप ही यह सवाल निकल गया था। उमा जी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, फिर क्या? उसने सच्चे दिल से माफी मांगी तो तेरे पापा ने उसे माफ कर दिया और फिर उसने वो दुकान पहले की तरह करके हमें सौंप दी। अपनी माँ की बात सुनकर सुरभि सोच में पड़ जाती है। दुकान में आग तो डेविल राय ने लगाई थी, तो क्या वो आया था यहाँ माँ पापा से मिलने और माफी मांगने? नहीं नहीं, वो अकड़ू इतना स्वीट कैसे हो सकता है? शायद उसने किसी को भेजा होगा ये सब करवाने के लिए, या फिर उसका वो असिस्टेंट रवि आया होगा यहाँ। लेकिन जब डेविड राय ने खुद ही दुकान जलाई थी तो अब दुकान को सही क्यों करवाया है? क्या है ये इंसान, वो समझ नहीं आता। उमा जी सुरभि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, कहाँ खो गई? सुरभि नामे अपना सिर हिला देती है। अच्छा चल, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। इतना कहकर उमा जी किचन की ओर बढ़ जाती हैं और सुरभि अभी भी इसी कसमकस में उलझी हुई थी कि विष्णु ने उसके पापा की दुकान खुद ही जलाई थी, तो फिर खुद ही क्यों बनवाई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।